हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग वॉरियर एंड माय नेम इज़ खुशी। और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पुराने ईयर्स के क्वेश्चन को बाल विकास के मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। और अभी आपको बल्क में वैकेंसी मिलने वाली, तो आप जितने जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करेंगे तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी क्या आ रही है, राजस्थान की वैकेंसी आ रही है, तो आप राजस्थान का पेपर MP टेट आ रहा है और बिहार का भी टेट आ रहा है। तो ये 3 परीक्षाएं बल्क में आ रही हैं। तो आप लोग चाहें तो जैसे अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए और हम लोग से कनेक्ट रहिए, ताकि हम लोग आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी करवा सकें। और पुराने ईयर्स के सॉल्व के बेसिस पे हम आपको ट्रिक बता के चीज़ें रिलेट करके याद करवाना सिखाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, खिलौने की आयु कहा जाता है। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। आप ये देखना, आपके घर में अगर 3 से 6 साल का बच्चा होगा ना, आप उसे मार्केट ले जाएंगे और कहीं भी खिलौना दिखेगा तो वह क्या होगा, मचल के रोने लगेगा। किसी दूसरे के घर पे जाएगा तो भी वह क्या करेगा, रोने लगेगा। उसमें इस अवस्था में क्या होती है, बच्चों को खिलौनों की बहुत ज़्यादा चाह होती है। और जबकि आप ये देखना उत्तर बाल्यावस्था में क्या हो जाएगा, बच्चे क्या होते हैं, 9 से 12 वर्ष के हो जाते हैं। इनमें काफ़ी समझ आ जाती है, इतनी चाह नहीं रहती जितने की 3 से 6 वर्ष के बच्चों को रहती है। और शिशुअवस्था क्या हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। इसमें बच्चे को क्या चाहिए होते हैं, माँ चाहिए होती है, अपना खाना चाहिए होता है। सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम किससे रिलेट करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है, खिलौने की अवस्था होती है। अब तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि इस एज में बच्चों को क्या चाहिए होते हैं, खिलौने सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है, दल समूह में रहने की अवस्था। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा होगा कभी 3 से 6 बच्चे साल के कहते हैं आओ चलो इस चौराहे पे मिलना, आज लड़ेंगे अपने दल समूह में। ये नहीं, ये किसकी विशेषता है, ये हमारी किशोरावस्था की विशेषता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। हमारी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, खेलने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है। शारीरिक विकास में तीव्रता भी होती है। स्वप्रेम की भावना जिसे क्या कहते हैं, नर्सोजिज्म कहते हैं, ये अत्यंत क्या होता है, प्रबल होता है। संवेगों का प्रदर्शन, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना, ये क्या हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। अब जब आप देखना, उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है, 9 से 12 वर्ष होती है। इसमें बच्चा क्या पहुंच जाता है, 9th 10th में पहुंच जाता है। तो आप साइंस में पढ़ते हो ना, द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्र, आप इसमें क्या होते हैं, जो भी परिवर्तन होता है आप क्या होते हैं, समझने लग जाते हो। तो आप इससे रिलेट करके याद कर सकते हो कि उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक परिवर्तनों की आवश्यकता में क्या होते हैं, परिवर्तन समझने लगते हैं। आप चीज़ें रिलेट करके याद करोगे तो आपको डेफिनेटली याद होगी और आप कभी नहीं भूलोगे। आप 1 महीने बाद भी अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आपको याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या है, परिवर्तनों में उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये कह सकते हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी कहा जा सकता है। और फिर देखते हैं क्या कह रहा है, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी कहा जा सकता है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ये क्या हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। जब भी विकास आए और परिपक्वता आए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90% आंसर यही होगा। फिर 10% तो कुछ भी हो सकता है, उसमें तो आपको दिमाग। आप चलिए एक परिवर्तन जिसमें उत्तरोत्तर श्रृंखला गुणात्मक वृद्धि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं, विकास मानव के शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता का होने के साथ अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन कहलाती है। ये जीवन तक चलती है और ये विकास कहलाती है। चलिए क्या कहते हैं, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनका नहीं पढ़ते हैं और हम लोग
कुछ भी लगा के चले आते हैं। चलिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल जी, इसके अपने खतरे होते हैं। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये तो गलत हो जाएगा। विकास क्या होता है? उकसाने बढ़ावा देने से बढ़ता है। अगर कोई आपके घर में बच्चा 1 घंटा पढ़ता है और आप उसकी कल जाके तारीफ़ कराना कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत होशियार, वो देखना 1 घंटे और पढ़ने लगेगा, वो मोटिवेट हो जाएगा अंदर, उसे लगेगा आज हमारे फादर ने हम पढ़ेगा। बच्चा मान लीजिए वह डिप्रेशन में है और वह उससे कह दो कि तुमसे ये एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता, तो फिर क्या हो जाएगा? वो डीमोटिवेट हो जाएगा। तो क्या होगा? तो इससे क्या होता है? विकास को उकसाने और बढ़ावा देने से क्या होता है? फ़र्क पड़ता है। तो हमारा क्या ऑप्शन नहीं होगा? बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकासनात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? कौन सा उपयुक्त नहीं है? समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता में सीखना, ये हमारा सही हो जाएगा। व्यक्ति आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये भी सही हो जाएगा। अपने हम उम्र के बालकों के साथ खेलना, ये भी सही हो जाएगा। क्या सही नहीं होगा? पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। अगर बच्चे पहले से करने लगे तुम लड़का हो हम लड़की हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? रूढ़िवादिता वाली चीज़ें क्या हो जाएंगी? उत्पन्न हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। समान परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? समान कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, ये ठीक है। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, ये भी ठीक है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है, ये भी ठीक है। क्या कह रहा है? लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण किस प्रकार की विधि से किया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। ये इसलिए सही हो जाएगा अगर हमारा प्रशिक्षण क्या है, बच्चों को अगर समझ में आ रहा है तो क्या हमारा सही हो जाएगा। बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाभकारी और नहीं हो रहा है तो हानिकारक हो जाएगा। तो हमारा ये चीज़ें किस में मिल रही है? फोर्थ ऑप्शन में मिल रही हैं। प्रशिक्षण की विधि तो डिसाइड कर रही है कि बच्चों को समझ में आ रहा है तो लाभकारी, नहीं आ रहा है तो हानिकारक। तो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली का गरजना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? क्या कह रहा है? राजू का जो उद्दीपक है वो क्या है? उछलना है। लेकिन वह क्यों उछल रहा है? बिजली कड़क रही है ना बार बार, तभी तो उछल रहा है। तो उद्दीपक उसका किससे रिलेटेड है? उछलने से रिलेटेड है। तो इसका शास्त्रीय अनुबंधन किससे हो जाएगा? उसका उछलने से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि बिजली कड़क रही है तभी वो उछल रहा है, तो उसका शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो, क्योंकि उसका क्या कह रहा है? उद्दीपक के साथ। चलिए आंसर मैं पढ़ के बताती हूँ। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने किया था, ये याद रखिए, ये पूछा जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी अनुक्रिया का संबंध किसी विशेष प्रकार के उद्दीपक के साथ क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। और वो विशेष प्रकार का उद्दीपक क्या है? बिजली का बार बार कड़कना, क्योंकि बिजली कड़क रही है तभी राजू उछल रहा है। तो उसका क्या हो जाएगा? एक अनुबंधन रिलेट कर रहा है किससे? बिजली के कड़कने से। तो क्या हो जाएगा? हमारा ये शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? उदाहरण है।
मित्रों के द्वारा उपहास, ये हमारा 100% सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि आप कक्षा में पढ़ाते हैं, दो बालक देखते हैं, एक पढ़ने वाला होता है और एक बिना पढ़ने वाला होता है। तो आप इससे कहते हैं देखो तुम्हारा बगल वाला कितना होशियार है और तुम क्या है पास ही तक नहीं हो पाते हो। तो क्या कर रहे हो आप उसके मित्र के साथ क्या कर रहे हो, उपहास कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो, उसे सकारात्मक दंड दे रहे हो। क्या करेगा वो, अगले दिन अपना स्टार्ट कर देगा, इसकी बराबरी करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सकारात्मक दंड हो जाएंगे। सकारात्मक हमारे दंड कौन कौन से हैं, एक उपहास हो जाएगा और एक हंसी उड़ाना क्या हो जाएगा, सकारात्मक दंड है। और नकारात्मक दंड हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, एक शारीरिक दंड और एक डांटना, ढपकारना, ये फटकारना, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारे नकारात्मक दंड में हो जाएंगी। और सकारात्मक हमारे साधन कौन कौन से हैं, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है तो आप क्या करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, शाबाशी दोगे, पुरस्कार दोगे। स्कूलों में प्राइज़ क्यों दिए जाते हैं, इसलिए तो दिए जाते हैं कि बच्चा ताकि फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए। ये इसलिए तो 3 ग्रेड रखी जाती हैं कि बच्चे अधिक से अधिक पढ़े और वो पुरस्कार लाए। हाँ, इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। अभिप्रेरणा क्या होता है, अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करना, मोटिवेट के लिए से रिलेटेड होता है अभिप्रेरणा। यह एक लक्ष्य की ओर ले जाता है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये भी सही हो जाएगा। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये भी सही हो जाएगा। वह क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, वह एक व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर करता है, ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपका लड्डू खाने का मन है बहुत ज़्यादा, तो फिर क्या हो गया, आपका लड्डू खाने का मन है लेकिन आपको रसगुल्ला पसंद नहीं है। तो ये चीज़ आपको मन है और आपको लड्डू मिल गया तो क्या होगी, आपकी संतुष्टि पूरी हो गई। लेकिन ऐसा तो नहीं है उस संतुष्टि ने आपको रसगुल्ला से दूर कर दिया, ये तो नहीं, वो तो पसंद नहीं है, उसकी स्थिति तो एज इट इज है लेकिन उसे दूर तो नहीं करेगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है, अभी मैंने आपको लड्डू का एग्जाम्पल समझाया। अस्थायी परिवर्तन यही होता है कि हमारा लड्डू खाने का मन है, हमारी क्या हुई, अभिप्रेरणा जागृत हुई, आवश्यकता लड्डू खाने की, अभिप्रेरणा हमारी उत्पन्न हुई और वह हमने लड्डू खा लिया तो हमारी आवश्यकता कैसी हो गई है, पूर्ण हो गई है। अब क्या हो गई, हमारी अभिप्रेरणा शांत हो गई है क्योंकि हमारी नीड थी लड्डू को खाना और वो हमारी नीड क्या हो गई, फुलफिल हो गई है। तो हमारी क्या हो गई, अभिप्रेरणा क्या हो गई, हमारी पूरी हो गई है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधिगम तो होगा नहीं, अभ्यास भी नहीं होगा और अस्थायी अधिगम भी नहीं होगा। इसमें क्या किए गए हैं, अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो हमारा क्या है, अभिप्रेरणा एक अस्थायी परिवर्तन ही तो है कि हमारी इच्छा की, हमने वो इच्छा और नीड को फुलफिल किया और हमारा वो परिवर्तन फुलफिल होने के लिए वो हमारी इच्छा ख़त्म हो गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये तो सरासर गलत है, ये तो बिल्कुल पूरा 100% नेगेटिव सेंटेंस है। आप किसी को जोर जबरदस्ती करके पढ़ा नहीं सकते हो, उसके अभिवृत्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, विचार को दोहराना, दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये बिल्कुल सही है। और प्रशंसनीय व्यक्तियों के द्वारा समर्थन और स्वीकृति करना, ये संदेश के साथ आचार स्थापित करना, ये भी सही। उसमें क्या पूछा गया है, कौन सा अध्यापक ये प्रयोग नहीं कर सकता है, आप किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। आपको और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी बट मुझे लगा बता दूं बस इसलिए। नेक्स्ट क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरक जीवन रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक
को विकास प्रेरक भी कहते हैं, ये भी सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। धर्म में कैसे आप कह सकते हो कि 6 से 10 वर्ष का बच्चा एकदम पंडित जियों की तरह भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मानव शरीर, आप ये भी नहीं कह सकते हो कि कोई भी बच्चा जिम में जाके बॉडी सॉडी बना रहा है तो मानव शरीर पे भी वो रुचि लेना तो प्रारंभ नहीं करेगा। यौन संबंधों में ये तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वह किस में रुचि लेना प्रारंभ करेगा, वह विद्यालय में करेगा। वो इसलिए करेगा क्योंकि वह क्या जाता है, इस उम्र में स्कूल जाता है। उम्र में तो खैर बड़े बड़े तक स्कूल जाते हैं, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या होता है, सिर्फ स्कूल होता है और घर। तो वह क्या है, विद्यालय में रुचि लेना क्या करता है, प्रारंभ करता है। वहाँ पे उसके दोस्त बनते हैं और इसलिए वह क्या करता है, यहाँ पे रुचि लेता है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ़ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, चेतन से याद मन, और मन से चेतना जागती है ना हमारी, और मन से याद रखो मनोविश्लेषणात्मक। कितना सिंपल है। और मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमारा दिया था फ्राइड ने दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। फ्राइड ने कौन कौन से चेतन दिए थे, चेतन दिया था, अर्ध चेतन दिया था और क्या दिया था, अचेतन दिया था। चलिए देखते हैं। फ्राइड ने 3 स्तर बताए थे चेतन के, चेतन, अर्ध चेतन और अचेतन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, तब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, तो उनके व्यवहार में से कोई प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, परिलक्षित होता है। पहले क्या होता है, बच्चा क्या होता है, गुस्सा होता है, लेकिन जब वह खेल के आता है तो क्या होता है, वह अच्छा करता है। तो वह गुस्सा से क्या हो गया, अपन हुआ किसका, अच्छे में, उसी से वह किस में क्या करने लगा, अच्छा। मैं दोनों चीज़ें क्या थी, डिफरेंट थी। पहले बैड सिचुएशन थी, अब क्या आ गई, गुड सिचुएशन आ गई। तो क्या हो गया, उसका विस्थापन हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रक्षेपण नहीं होगा, प्रतिक्रिया निर्माण भी नहीं होगा और उद्दीकरण भी नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था इसलिए मैंने इसको सेकेंड पार्ट अब इसका मैं बनाऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मुझसे कनेक्ट रहिए। मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक एंड टिप्स के साथ चीज़ें याद करवाऊंगी, याद नहीं समझाऊंगी, जिससे कि आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। फिर मिलते हैं, बाय बाय।